बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 370 मुलाहिज़ा फरमाएं। हाँ, मैं जादूगर हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। कोई जादू दिखाओ। वो फरमाइश कर बैठी। मैंने नायती आइसिकी के साथ अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुका दिया। उसकी फरमाइश पूरी हो गई। मेरे चला हुए जादू ने चंद लम्हात के लिए उसकी कुव्वत गोयाई छीन ली। तंगो तारीख खूह में मौत का सा सन्नाटा फैल गया। इस सन्नाटे में दो दिल धड़क रहे थे। हम उस खूह से बाहर निकले तो मेरी पुश्त पर एक वजनी बैग का इजाफा हो चुका था। हम मुसलसल नशेब की तरफ जा रहे थे। वो पथरीला रास्ता हमवार था और उसकी चौड़ाई लगभग 10 फुट रही होगी। रास्ता रात के आखिरी पहर बिल्कुल खामोश और वैरान नजर आ रहा था, कुछ सोया सोया सा। मैंने रूटी से पूछा, क्या इस रास्ते पर चलते हुए हम जमीन के अंदर उतर रहे हैं? नहीं, वो मोहतात कदमों से आगे बढ़ते हुए बोली, हम जमीन पर उतर रहे हैं। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसे देखा। वो वजाहत करते हुए बोली, रब्बी ने अपना ये खुफिया ठिकाना सतह जमीन से 1000 फुट की बुलंदी पर पहाड़ के अंदर बनाया हुआ है। हमें अपने मतलूबा मुकाम तक पहुंचने के लिए कम अज कम 800 फुट नीचे उतरना होगा। उसके बाद हमारी मंजिल का रुख मिल जाएगा। मैंने उसके साथ साथ डुलवानी रास्ते पर उतरते हुए कहा, इस त्यूकामत पहाड़ के अंदर इस किस्म का ठिकाना बनाना खतरनाक भी साबित हो सकता है। अर्जी और पहाड़ी तगय्युर और तब्दील के अंदर बहुत ही नुकसानदेह तब्दीलियां भी ला सकते हैं। तुम्हारी तशवीश किसी हद तक दुरुस्त है। वो दीवार के साथ साथ आगे बढ़ते हुए बोली, लेकिन यहाँ की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। माउंट मैककिनले साल के 12 महीने बर्फ की मोटी तह में ढका रहता है, इसलिए इसके अंदर अर्दी और पहाड़ी तगय्युर और तब्दील के इम्कानात बहुत कम है। खुले और गर्म पहाड़ अपने अंदर इस किस्म की तब्दीलियों के ज्यादा इम्कानात रखते हैं। और फिर वो अचानक खामोश हो गई। उसके साथ ही उसके कदम भी रुक गए। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो मुझे वहीं खामोश खड़े रहने का इशारा करके नहायत ही मोहतात कदमों से आगे बढ़ गई। चंद फुट के फासले पर मुझे एक मोड़ नजर आ रहा था। मोड़ के उस तरफ मुनासिब रोशनी के आसार दिखाई देते थे। हमने अब तक जिस 10 फुटे रास्ते पर सफर किया था, वहां भी हल्की रोशनी मौजूद थी। एक अंदाजे के मुताबिक हम 200 मीटर फासला तय कर चुके थे। चंद सेकंड बाद रूटी वापस आ गई और मेरा हाथ थामते हुए बोली, आओ आगे, रास्ता क्लियर है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। मैं उसके साथ हो लिया। मोड़ के बाद रास्ते की चौड़ाई 20 फुट हो गई थी। चंद कदम चलने के बाद उसने अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताया, मैं ये कह रही थी कि रब्बी और उसकी टीम को दुनिया के चोटी के माहिर अर्जियात मयसर हैं। इस ठिकाने की तामीर के लिए माउंट मैककिनले को बड़ी तकनीक से काटा गया है और इसके अंदर आबो हवा का मुनासिब बल्कि बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है। तमाम खतरात माहिरीन की नज़र में भी होंगे, लिहाजा इनका कोई ना कोई सद्देबाब भी किया होगा। अगर ऐसा ना होता तो रब्बी अपने हवारियों के साथ इतने इत्मीनान से यहाँ मौजूद ना होता। रूटी एक माकूल और वजन से भरपूर बात कर रही थी। मैंने उसे छेड़ा, मुझे तो लगता है रब्बी ने इस खुफिया ठिकाने की तामीर के सिलसिले में तुमसे भी खिदमात ली होंगी। वो रुककर उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगी। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने पूछा। मैंने कहा, तुम भी किसी माहिर अर्जियात से कम तो नहीं हो। वो शिकायती अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें बातें बनाना खूब आती हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। उसकी तकलीद में कदम उठाते हुए मैंने कहा, एक बात तो बताओ रूटी। हाँ बोलो। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम मुझे उलझा रहा है, समझ में नहीं आता तुम्हें राकील कहूँ या रूटी। अपने जहन पर ज्यादा दबाव मत डालो। वो रुक कर मानी खेज नजर से मुझे देखने लगी। जब भूख महसूस हुई तो रोटी कह लिया करो, वरना राकील भी चलेगा। इस खुली डुली अमरीकी हसीना ने अपने बेबाक अंदाज से मुझे पसीने में नहला दिया। मैं उसके जुमले को बड़ी वजह से समझ गया था। ये बात मैंने उसे बताई थी कि उर्दू में रोटी ब्रेड को कहते हैं और जाहिर है ये भूख मिटाने के काम आती है। वो मुझे सोचो कि एक लामतनाई इम्तिहान में डालकर बेपरवाही से आगे बढ़ गई। मैंने इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। इंसान को भूख हो या ना हो, हर वक्त रोजी रोटी की तलाश में रहता है। ताहम इन लम्हात में मैंने फैसला कर लिया कि मैं राकील एंडरसन को महज राकील ही कहूँगा। राकील ने मुझे बताया कि इस मोड़ तक पहुंचते हुए हमने 200 मीटर का फासला तय किया था और उसके साथ ही 200 फुट नीचे भी उतर आए थे। इस 20 फुट चौड़े रास्ते में बनिस्बत ज्यादा ढुलान थी। राकील के मुताबिक अब हमें इस रास्ते पर कमोबेश 300 मीटर का फासला तय करना था। उसके साथ ही मजीद 600 फुट नीचे भी उतरना था। इसी सबब ढुलान का जाविया बढ़ गया था। जब हम अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंचेंगे तो लगभग 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर का फासला तय करने के साथ साथ 100 फुट बुलंदी से नीचे उतर चुके होंगे। राकील ने वजाहत करते हुए बताया, मगर तुमने तो कहा था रब्बी का ये खुफिया ठिकाना सतह जमीन से 1000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। मैंने उलझन ज़दा लहजे में सवाल किया। वो बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। हम अपने मतलूबा मुकाम से रास्ता बदल देंगे। वो मुकाम सतह जमीन से 200 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और ये रास्ता जिस पर इस वक्त हम सफर कर रहे हैं आगे जाकर 30 फुट चौड़ा हो जाएगा। लगभग 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बाद ये रास्ता इस जमीन 2 रास्ते से जा मिलेगा जो सीधा पेट्रस वेल वाले फौजी कैंप तक पहुंचाता है। लेकिन मतलूबा मुकाम पर पहुंचकर हमारी समत बदल जाएगी। तुम पहाड़ी के अंदर ही अंदर कुछ फासला तय करके दूसरी जानिब से बाहर निकलोगे। तुमने मुझे उलझा दिया है राकील। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा,
कभी तुम्हारी बातों से लगता है इस पहाड़ से बाहर निकलने तक हमारा साथ रहेगा, और कभी यूं महसूस होता है तुम मुझे किसी मतलूबा मुकाम पर पहुंचाकर वापस चली जाओगी। तुम्हारा दूसरा एहसास दुरुस्त है वैदान, वो अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए बोली। हमारा साथ मतलूबा मुकाम तक ही है, तुम्हें वहां पहुंचाकर मुझे वापस आना होगा। माइकल भी वापस आएगा, हम दोनों इन्हीं लोगों के दरमियान रहेंगे, बिल्कुल पहले की तरह, इनके वफादार बनकर। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मतलूबा मुकाम पर हमारे 2 आदमी मौजूद होंगे, उनके नाम रेमंड और नेल्सन है। तुम दोनों उनकी रहनुमाई में पहाड़ से बाहर निकलोगे, फिर वो तुम्हें रब्बी की पहुंच से बहुत दूर अपने लोगों में पहुंचा देंगे। बात खत्म करती वो एक मरतबा फिर रेस्ट वॉच को देखने लगी। बातों के दौरान में हम मुसलसल सफर जारी रखे हुए थे। थोड़े थोड़े वक्फे से राकील घड़ी में वक्त देख रही थी। मैं वक्त बताने वाले उस आले से महरूम था, मुझे नहीं मालूम था इस वक्त रात का क्या बजा होगा। मुताद अंदाजे के मुताबिक हमें कोठरी से निकले हुए आधा घंटा होने को आ रहा था। मैंने राकील से पूछा, तुम्हारी रेस्ट वॉच क्या वक्त बता रही है? 3:25, उसने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है अभी 5 मिनट का सफर बाकी है। मेरा ख्याल 1 मिनट बाद हम अपने मतलूबा मुकाम पर होंगे, राकील ने इंकिशाफ किया। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, इतनी जल्दी? राकील ने मेरे हैरत भरे जुमले पर कोई तबसरा नहीं किया और साबित कदमी से आगे बढ़ती चली गई। मैं भी खामोशी के साथ उसके कदमों के ताकुब में कदम उठाने लगा। जरा गौर किया तो ये हकीकत मेरी समझ में आ गई। इस वक्त हम डुलवानी रास्ते पर सफर कर रहे थे, हम रुके नहीं थे, हमारा सफर मुसलसल जारी रहा था। बुलंदी से उतरते वक्त लामुहल्ला रफ्तार बढ़ जाती है और तवानाई भी कम खर्च होती है, जबकि इसके बिलक्स चढ़ाई चढ़ते वक्त रफ्तार कम हो जाती है और तवानाई भी ज्यादा सर्फ करना पड़ती है। मुझे हालत बेहोशी में यहाँ लाया गया था। जो भी कुव्वत खर्च हुई होगी वो गाड़ी के इंजन ही को पता होगा। मैंने ताद्दे निगाह धड़कते दिल से जायजा लिया। राकील के मुताबिक साहिल को 3:15 बजे माइकल के साथ इस मतलूबा मुकाम पर पहुंचना था और अब 3:30 बजने वाले थे। मुझे दूर दूर तक साहिल और माइकल के आसार नजर ना आए तो मैंने राकील से पूछा, साहिल कहीं दिखाई नहीं दे रही? उसे तो अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। तुमने बताया 1 मिनट बाद, हम वो 1 मिनट भी गुजर गया। राकील ने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले कह दिया, हम अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंच चुके हैं। मैंने बेकरारी से हर सम निगाह दौड़ाई और मेरी निगाह मायूस वापस लौट आई। मैंने बेताब लहजे में राकील से इस्तफसार किया, साहिल और माइकल कहाँ हैं? अभी दिखाती हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोली और पहाड़ी दीवार के साथ मसरूफ हो गई। मैं खामोशी से उस दीवार की कार्रवाई को देखने लगा। राकील ने उस दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों को ठोक बजा कर देखा। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो कोई खुफिया रास्ता खोलने के लिए मखसूस तकनीक इस्तेमाल कर रही थी। यकीनन उस दीवार के अकब में ही वो मतलूबा मुकाम वाक़े था जहाँ साहिल को माइकल ने और मुझे राकील ने पहुंचाना था। फिर रेमंड और नेल्सन हमें साथ लेकर आगे बढ़ जाते। इसका मतलब यही था जब हम दीवार के पीछे उस मुकाम पर पहुंचेंगे तो बैक वक्त साहिल, माइकल, रेमंड और नेल्सन से मुलाकात हो जाएगी। अगर राकील मुझे मतलूबा मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब रही तो माइकल की कामयाबी भी यकीनी थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद राकील अपने मकसद में पूरी उतरी। उस दीवार के 2 बड़े पत्थर स्लाइडिंग डोर की मानिंद दाएं बाएं सिरक गए। हमारी निगाहों के सामने 4 बाई 4 फुट का एक शगाफ खुल गया। वफूर मुसर्रत से मेरा चेहरा खिल उठा। हम दोनों ने उस शगाफ के अंदर दाखिल होने से पहले मानी खेज निगाह से एक दूसरे को देखा और उसी वक्त हम चौंक उठे। नशेब की तरफ हमें किसी हैवी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। वो गाड़ी इंजन की मखसूस आवाज के साथ चढ़ाई चढ़ रही थी और यकीनी तौर पर उसका रुख हमारी ही सम था। गाड़ी की हेडलाइट्स लम्हा बलम्हा करीब पहुंच रही थी। बालफाते दीगर उन लाइट्स के अकब में वो गाड़ी हमारे नजदीक पहुंच रही थी। हमने आंखों ही आंखों में इशारा किया और शगाफ के अंदर कूद गए। अंदर पहुंचते ही राकील ने दीवार पर मुख्तलिफ मुकामात से तकनीकी छेड़छाड़ की और वो दोनों पत्थर स्लाइडिंग करते हुए अपने असल मुकाम पर आ गए। शगाफ बंद हो गया। मैंने खुद को एक तवील राहदारी में पाया। वो राहदारी लगभग 10 फुट चौड़ी थी। थोड़े फासले के बाद आगे अंधेरा ही अंधेरा था। राकील ने दीवार पर टंगी हुई एक लाइट को उसके स्टैंड से निकाल लिया और उसकी रोशनी में हम आगे बढ़ने लगे। मैंने कहा, राकील, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। माइकल साहिल को लेकर यहाँ पहुंचा तो है, वो बड़े यकीन से बोली। फिर वो दोनों कहाँ हैं? मेरे सवाल में एहतजाज शामिल था। उसने जवाब नहीं दिया और धीमे लहजे में माइकल को पुकारा। माइकल! उसकी धीमी आवाज राहदारी में दूर तक फैलती चली गई। हम मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। राकील की पुकार के जवाब में कोई आवाज ना उभरी। फिर वो इमरजेंसी लाइट को थामे और आगे बढ़ गई और एक मरतबा उसने फिर माइकल का नाम लेकर उसे आवाज दी। इस बार भी माइकल ने उसकी पुकार का जवाब ना दिया तो मुझे झुंझलाहट महसूस होने लगी। मैंने कदरे तुरुश लहजे में उससे पूछा, राकील, क्या तुम्हें यकीन है माइकल इस गार में पहुंच चुका है? मेरी यकीन की निशानी ये लाइट है। वो इमरजेंसी लाइट को झुलाते हुए बोली। ये लाइट? क्या मतलब? मैं उलझ कर रह गया। हमारे दरमियान पहले से ये तय था जब माइकल यहाँ पहुंच जाएगा तो वो इस लाइट को ऑन करके दीवार पर टांग देगा। राकील वजाहत करते हुए बोली, इस लाइट की मौजूदगी जाहिर करती है कि वो यहाँ पहुंच चुका है। वो बात करते हुए मुसलसल आगे बढ़ रही थी। पहुंच चुका है तो फिर नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं चिल्ला कर बोला, क्या उसने सुलेमानी टोपी पहन रखी है? उसके साथ ही मुझे राकील की चीख सुनाई दी। वो एक बेसाख्ता चीख थी। मैं उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया।
वो किसी शय से ठोकर के बायस लड़खड़ा गई थी। वो कदरे संभली और वहशत ज़दा लहजे में बोली, फैजान, माइकल यहाँ पड़ा है। मैंने उसके हाथ से इमरजेंसी लाइट ले ली और झुककर उस जगह का मुआयना करने लगा जिधर राकील ने इशारा किया था। वहां पथरीले फर्श पर एक शख्स बेतरतीब पड़ा था। उसी हालत को देखते हुए मुझे अंदाजा हो गया वो जिंदगी की कैद से आजाद हो चुका था। गर्दन की हड्डी तोड़कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। मैंने माइकल पर से रोशनी हटा ली और राकील की तरफ देखते हुए गैर इरादी तौर पर सवाल किया, माइकल को किसने कत्ल कर दिया? मुझे क्या मालूम। उसके लहजे से वहशत बरस रही थी। मैं गहरी तशवीश में डूब गया। माइकल की मौत और साहिल की गैर मौजूदगी किसी संगीन सूरत हालात का ऐलान कर रही थी। राकील का दावा था वो दोनों इस मुकाम पर पहुंचे थे। माइकल की लाश उसके दावे को जुज़वी तौर पर सच्चा साबित कर रही थी। इस दावे की रोशनी में कहा जा सकता था साहिल भी वहां लाई गई थी। अगर वो माइकल के साथ वहां पहुंची थी तो फिर नजर क्यों नहीं आ रही थी? इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछता, उस खुफिया पनाहगाह के बाहर किसी हैवी इंजन वाली गाड़ी के रुकने की आवाज उभरी। हम दोनों ने बैक वक्त परेशान नजरों से एक दूसरे को देखा। इस वक्त हम दोनों के ज़हनों में एक ही खतरनाक सवाल था, क्या हमें इस पनाहगाह में दाखिल होते देख लिया गया है? फिर फौरन इस खौफनाक ख्याल की तस्दीक भी हो गई। हमने अपने अकब में वो खुफिया पत्थर का स्लाइडिंग डोर खुलते हुए सुना। बेइख्तियार हमने पलट कर देखा। खुले हुए दर के पार एक हैवी ट्रक खड़ा नजर आया। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि उस ट्रक की हेडलाइट्स में हमें इस पनाहगाह में दाखिल होते हुए देख लिया गया था। यह बहुत ही वाहियात सूरत हाल थी। मंजिल पर पहुंचकर मंजिल का निशान खो देने वाली बात थी। मैंने सवालिया नजर से राकील को देखा। उसने सरसराती आवाज में कहा, फैजान भागो, वो आ रहे हैं। मैंने उसकी वहशत भरी आवाज पर मुड़कर उस खुले हुए दर को देखा। वहां से 3-4 बावर्दी अफराद बड़े मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हो रहे थे। ये सोचने का नहीं बल्कि फैसले का वक्त था। मेरे हाथ में पकड़ी हुई इमरजेंसी लाइट को पथरीली संगलाख दीवार पर दे मारा। अगले ही लम्हे वो पनाहगाह की तारीकी में डूब गई। फिर हम दोनों ने पीछे पलट कर देखे बगैर उस तवील अंधेगार में दौड़ लगा दी। उसी लम्हे मुझे अपने अकम में तहमकाना आवाज सुनाई दी, खबरदार रुक जाओ, तुम जो कोई भी हो सामने आओ, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम लोगों ने मेरा हुक्म ना माना तो भून कर रख दूंगा। धमकी देने वाली आवाज से साबित होता था वो लोग हमें पहचान नहीं सके। मैं तो वहां अजनबी था। राकील को भी ना पहचानना हमारे लिए मुफीद था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, रुक कर जरा इनसे निमट लिया जाए। इस ख्याल के साथ ही मेरी रफ्तार में कमी आने लगी। राकील ने बड़ी शिद्दत से मेरे बाजू को खींचते हुए कहा, फैजान, इन शैतानों की धमकी में ना आना। ये लोग हम पर गोली चलाने की हमाकत नहीं कर सकते, भागते रहो। मैंने उसका साथ देते हुए ज़दा लहजे में इस्तफसार किया, तुम ये बात इतने यकीन से किस तरह कह रही हो? क्योंकि इस वक्त हम बारूद के खतरनाक जखीरे के दरमियान से गुजर रहे हैं। मेरे पूरे बदन में एक सरासीमगी सी सराइत कर गई। लरजीदा आवाज में मैंने राकील से पूछा, क्या तुम कोई संगीन मजाक कर रही हो? नहीं। वो मुसलसल दौड़ते हुए कतियत से बोली, ये खुफिया पनाहगाह दर हकीकत US आर्मी का एमुनिशन डिपो है। मैं सन्नाटे में रह गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं हलाकत खेज मादे के किसी माउंट मैकनेले पर बैठा हूँ और मेरे दुश्मन हाथ में दिया सलाई थामे बड़े मकरू अंदाज में मुझे देख रहे हूँ और अब तब में वो बारूद का ढेर एक धमाके से उड़ जाने वाला हो। और उसके साथ ही मैं इससे आगे कुछ और ना सोच सका। मेरी सोच को राकील की वहशतनाक चीख ने ब्रेक लगा दिए। वो किसी शय से ठोकर खाकर गिरी थी। उसने चूंकि मेरा हाथ बड़ी मजबूती से थाम रखा था, इसलिए मुझे भी शदीद झटका लगा और मैं मुंह के बल जमीन की तरफ आ रहा। मैंने इफ्तिमा तकद्दुम के तौर पर अपने चेहरे को संगी फर्श से टकराने से बचाने के लिए दोनों हाथों को आगे फैला लिया और उसी वक्त मेरे हाथ किसी इंसानी जिस्म से टकराए। वो इंसानी जिस्म राकील नहीं बल्कि राकील उसी जिस्म से ठोकर खाकर गिरी थी और मुझे भी जुज़वी तौर पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वो इंसानी जिस्म संगलाख जमीन पर ऊंधा पड़ा था। मैंने बेइख्तियार उसके चेहरे को टटोलने की कोशिश की और जब मेरे हाथ उसके सर तक पहुंचे तो मेरा दिल उछल कर खल्क में आ गया। मुझे अपने बदन पर चींटियां रेंगती हुई महसूस हुई। मेरे हाथ किसी हसीना की दराज रेशमी जुल्फों के गुदार से हम कनार होकर पत्थर होकर रह गए थे। मेरे दिल ने तड़प कर कहा, नहीं, ये मेरी साहिल नहीं हो सकती। इससे पहले कि मैं बेसुध पड़ी उस हसीना पर मजीद कोई दस्तकारी करता, मुझे अपने अकम में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं मौत व हयात के बीच सवालिया कांटा बनकर रह गया। कितनी अजीब बात है, मौत का एक दिन एक वक्त मुतय्यन है मगर जिंदगी का कुछ ठीक नहीं। ये हर लम्हे अपना रास्ता, समत और मंजिल बदलती रहती है। इस पल पल करवट बदलते सफर में मौत कदम कदम पर जिंदगी को डराती, धमकाती और अपनी तरफ बुलाती रहती है। मौत की ये खुली गुंडागर्दी तो जिंदगी के साथ एक संगीन ज्यादती हुई ना, एक हसीन मजाक। यही दस्तराज मौत इस वक्त हमारे ताकू में दौड़ी चली आ रही थी। उसी पीछा करने वाली मोहलक बदबख्त के एक नुमाइंदे ने हमें धमकी दी थी कि अगर हम 3 गिनने तक ना रुके तो हमें गोलियों से भून दिया जाएगा। राकील हरगिज रुकने के हक में नहीं थी। उसके पास एक मजबूत दलील भी मौजूद थी। इस नाजुक वक्त में हम US आर्मी के एमुनिशन डिपो के अंदर थे। हमारे ताकू में आने वाले वाकई फायरिंग जैसी खमाकत नहीं कर सकते थे, लेकिन वो रेशमी जुल्फों वाली मेरे पाँव की जंजीर बनकर रह गई।
फिर रुके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता था, चाहे अकम में मौत ही क्यों ना खड़ी हो। मैं हर एहतियात को बालाई ताक रखकर बड़े माहिराना अंदाज में उस ऊंधी पड़ी हसीना का जायजा लेने लगा। मैंने एक झटके से उलटकर उसे सीधा कर दिया, फिर मेरे दोनों हाथ नुस्वानी खतूत की तलाश में उसके जिस्म के बालाई हिस्से पर सरसराने लगे और अगले ही लम्हे मुझे हैरत के दो शदीद झटकों से गुजरना पड़ा। मेरे दिल ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। वो मेरी साहिल नहीं थी, वो कोई भी नहीं थी, बल्कि वो था दुबला पतला और दराज जुल्फों वाला एक मर्द, और वो 101% जिंदगी से रूठ कर मौत की बाहों में पनाह गज़ी हो चुका था। मैंने उसके सीने में खंजर को दस्ते तक पैबूस पाया। मैं एक इत्मीनान की सांस ली और अंदाजे की बुनियाद पर राकील की जानिब बढ़ गया। राकील उठकर संभल चुकी थी और गार के निस्बतन तारीक हिस्से की जानिब बढ़ रही थी। मैंने उसके कदम से कदम मिलाते हुए मुड़कर अकम में देखा। ताकुब करने वाले खम से चंद फुट की दूरी पर पहुंच चुके थे। जिस रास्ते से पहले खम और फिर मुताकबीन इस गार में उतरे थे वो अब खुला नजर आ रहा था। लिहाजा उस 10 फुट चौड़े गार की इब्तदाई हिस्से में नीम उजाला था। उसी मुल्कुजी रोशनी में मैंने पलक झपकने में पीछा करने वालों का तनकीदी जायजा लिया। वो कुल 4 अफराद थे। उनमें से एक आगे था, 3 पीछे लपके चले आ रहे थे। हमें धमकाने वाला शायद वही शख्स था जो उनका लीडर बना नजर आता था। उन चारों की इसाम पर फौजी वर्दी थी और बिला शक्को शुबा वो मुसल्ला थे। गालिब इम्कान इस बात का था कि वो US आर्मी से मुतल्लक थे। मैंने राकील के साथ दौड़ते हुए कहा, तुम्हारी पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही है। उन्होंने अभी तक हमें फायरिंग का निशाना नहीं बनाया। मेरा अंदाज सरगोशियाना था। वो भी इसी धीमी आवाज में बोली, वो ऐसी संगीन गलती कभी नहीं करेंगे। फिर क्यों ना मैं अपने हाथ पांव को थोड़ी सी जहमत दे लूं। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? उसने फूली हुई सांस के साथ दीची आवाज में पूछा। मैंने दौड़ने में कोई रखना डाले बगैर गहरी संजीदगी से कहा, मुझे ये गवारा नहीं कि किसी भेड़ बकरी की मानंद मैं अपने दुश्मनों के आगे भागता फिरूं। मैं रुक कर उनसे 2-2 हाथ करने का इरादा रखता हूँ। तुम्हारा इरादा बहुत खतरनाक है फैतान, उसने सरगोशी की। मैं खतरात से खेलने का आदी हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे दावे के मुताबिक वो अपनी गन्स को इस्तेमाल करने की हमाकत नहीं करेंगे। मेरे लिए इतनी ही सिक्योरिटी काफी है। ये तो सिर्फ 4 हैं, 40 भी हों तो परवाह नहीं। बात खत्म करते ही मैंने राकील की कमर में हाथ डाल दिया और उसे अपनी समत खींच लिया। वो कसमसाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? इस कमजोर सवाल में कोई एतराज नहीं था। अंदाज ऐसा ही था जैसे कह रही हो, आज हम खाना कहाँ खाएंगे। मैंने बदसूर दौड़ते हुए उसे उस रास्ते के किनारे से लगा लिया, फिर दीवार के साथ पुश्त के बल खड़ा होते हुए कहा, तुम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगी। साकत और जामद और खामोश खड़ी रहोगी। मैं मुताकबीन से निमटता हूँ। मुसलसल दौड़ने से उसकी सांस फूल चुकी थी। वो बेतरतीब सांसों के दरमियान बोली, ये बहुत सफाक और खतरनाक लोग हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ तो आगाज हो चुकी है राकील, मैंने बिफरे हुए लहजे में कहा, और तुम फिक्र ना करो, ऐसे मौके पर मैं खुद भी बहुत सफाक और खतरनाक बन जाता हूँ। वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गई, फिर सरासीमा लहजे में बोली, फैतान मुझे डर लग रहा है। राकील एक अमली लड़की थी। वो जिस नोयत के मिशन में हिस्सा ले रही थी वो नहायत ही आम और कठिन था। उसके बड़ों ने कुछ सोच कर ही उसे इंतखाब किया होगा। वो बुज़दिल और डरपोक लड़की नहीं थी। उसका शुमार छुई मुई लड़कियों में नहीं होता था। ताम इस वक्त हम जिस किस्म की सूरत से गुजर रहे थे उसमें राकील का कंफ्यूज हो जाना कोई खास बात नहीं थी। वो अपना मिशन नाकाम होते देखकर गहरी तशवीश में मुब्तला हो गई। उसे अपने बड़ों को जवाब देना मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने जबरदस्ती खुद से उसे अलग किया और तशफी अमेज लहजे में कहा, तुम्हें खौफजदा होने या डरने की जरूरत नहीं है। खामोशी से यहाँ खड़े होकर तमाशा देखो नहीं बल्कि समात करो, क्योंकि देखने के लिए रोशनी दरकार है और वो हमें मयसर नहीं। वो पता नहीं मुझे क्या कहने वाली थी। जबान से पहले से उसने अपने हाथों को हरकत दी और एक मरतबा फिर मुझे अपने खुद से पैवुस करने की कोशिश कर डाली। तब मैं उसकी सही को नाकाम बनाते हुए तारीख गार में आगे बढ़ता चला गया। मुताकब मौत ऐसे चोंचलों की कहाँ इजाजत देती है। ये मेरी एक चाल थी जो मैंने बहुत सोच समझ कर चली थी। मैं और राकील खासी तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए मुताकबीन से अच्छे खासे फासले पर निकल आए थे, मगर राकील से होने वाली गुफ्तगू के तफैल वो फासला घट कर बहुत कम रह गया था। मैं इस गार में मुसलसल दौड़कर अपने दुश्मनों पर यह साबित करना चाहता था कि हमने उनकी धमकी का असर नहीं लिया और आगे ही आगे भागते चले जा रहे हैं। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था कि बारूद के एक अजीम जखीरे के बीचों बीच वाकई वो अंधा गार कितना तवील होगा। दाखिले के वक्त इसकी चौड़ाई 10 फुट मालूम हुई। मैं बददरी ढुलवान में जा रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि राकील से इतने फासले पर आ जाऊं कि अपने मुताकबीन से मड भीड़ के दौरान में किसी भी तो राकील लपेट में न आए। उसी ने मुझे अपने अकम में एक मरतबा फिर धमकी अमेज आवाज सुनाई दी, ये आखिरी वार्निंग है, अगर तुम दोनों के कदम ना रुके तो हम बेदरीग फायरिंग शुरू कर देंगे। ये अंधाधुंध फायरिंग तुम्हारा दायमी मस्कन बनकर रह जाएगी। यह आवाज मेरे अकम में 20 फुट के फासले से उभरी थी और उसमें एक खास किस्म का तहकम पाया जाता था। उसे यह साबित हुआ कि मुसलसल ताकुब करते हुए वो लोग एक मखसूस फासले से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये मुतात रवि इस अंधेरे के बायस थी जिसने गार की आंखें छीन ली थी। मैं यकलख्त रुक गया। मेरे ताकुब में दौड़ने वाले कदम भी उठना बंद हो गए। अब वो मुझसे इतनी दूरी पर थे कि उनकी कांपती हुई सांसें मेरी समा तक रसाई हासिल कर रही थी।
मैं दीवार की पुश से पुश लगाकर सांस रोके खड़े था, लिहाजा वो मुझे किसी भी अंदाजे से लोकेट नहीं कर सकते थे। ये योगा का एजाज था कि मैं कई मिनट तक मुसलसल सांस रोक सकता था। योगा जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाने के साथ साथ आसाबी कुव्वत में भी इजाफा करता है। अगले लम्हे मुझे अपने करीब से एक तहमकाना आवाज उभरती सुनाई थी। ये वही शख्स था जो इससे पहले भी बोलता आया था। उसने अपने साथियों से कहा, वो दोनों रुक गए, इन्हें फौरन हिरासत में ले लो। सर अंधेरे में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक महकूम आवाज उभरी। लहजे में बेबसी रची बसी थी, उन्हें कैसे पकड़ा जाए। यूं मजाजी अफसर घुर्राया, फ्रेड तुम इतने अहमक क्यों हो? अंधेरा है तो टार्च ऑन करो। क्या तुम्हारे पास टार्च नहीं है? सर रॉबर्ट मेरे पास टार्च है, ये एक तीसरी आवाज थी। ठीक है रॉबिन, रॉबर्ट ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम अपनी टार्च चलाओ और उन्हें तलाश करने की कोशिश करो। कम मोन खरी आप। मैंने बड़े गौर से उन्हें देखा है, दोनों निहत्ते हैं, आसानी से हमारे काबू में आ जाएंगे। उन चारों के सरगुना मिस्टर रॉबर्ट का मुशाहिदा काबिल रश्क था। अब की बाई में गुफ्तगू से मैं 3 के नाम से वाकिफ हो गया था। इससे पहले कि रॉबिन अपनी टार्च को रोशन करता, मैं दीवार के साथ साथ पुश्त को रखते हुए बैक पोजीशन में खिसकना शुरू हो गया। ये एक मेरी खतरनाक हरकत थी, ताहम सांस रोके रखने के सबब मैं महफूज रहा और उनकी तवज्जो में आए बगैर उनसे पीछे निकल आया। जब रॉबिन की टार्च ऑन हुई तो मैं उनसे 10 फुट पीछे गार के आगाज की जानिब पहुंच चुका था। खैरियत गुजरी कि उन चारों का रुख मुखालिफ समत में था। मैंने धीरे धीरे सिरकने का अमल जारी रखा और राकील से करीब तर होने की कोशिश करने लगा। तब मैं इस वक्त गार के दूसरी दीवार से चिपका हुआ था, राकील की मुखालिफ दीवार से। थोड़ी देर तक टार्च की मखसूस रोशनी का दायरा गार से इधर उधर उछलता रहा। फिर एक शख्स ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, लगता है वो दोनों कोई खुफिया दर खोलकर अंदर घुस गए हैं। अगर यहाँ होते तो नजर में जरूर आ जाते। ये उस चौथे शख्स की आवाज थी जिसका नाम अभी तक मेरे इल्म में नहीं आ सका था। उसका ये तबसरा खासा खतरनाक था, लेकिन रॉबर्ट नामी सीनियर ने उसे डांट पिला दी। स्टीवर्ट लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। अगर वो अंदर किसी स्टोर में दाखिल होते तो रास्ते के खुलने और बंद होने की आवाज जरूर आती। हमने उनके रुकते हुए कदमों की आवाज सुनी, फिर पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। उसके बाद हम बारी बारी बोले जा रहे हैं। रॉबर्ट ने एक तकनीकी नुक्ता बयान किया था। वो खासा मामला फहम और दूर अंदेश लगता था। मैं इस तसव्वुर ही से तशवीश में मुब्तला हो गया कि हमारे दोनों जानिब दीवारों के अकब में मुख्तलिफ स्टोर वजूद रखते थे, जिनमें आने जाने के लिए मखसूस रास्ते खोले और बंद किए जाते हैं। राकील मुझे बता चुकी थी गार नुमा वो खुफिया अड्डा US आर्मी का एमोनिशन डिपो था। रॉबर्ट की इज़हार से राकील की बात की तस्दीक होती थी। इस बात का यकीन हो जाने के बाद कि वो लोग हरगिज फायरिंग नहीं करेंगे, मैंने अमली कदम उठाने का फैसला कर लिया। इस सारी गार में इन चारों से निमटना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर उनमें से कोई वापस चला जाता या गार के अंदर ही से बाहर वालों को यहाँ के हालात की खबर दे देता तो हम एक ऐसी मुश्किल से दो चार हो जाते कि लेने के देने पड़ जाते। ये वैसी सूरत हो जाती कि मैं तो छोड़ता हूँ मगर कंबल नहीं छोड़ता। यहाँ से किसी को बाहर जाना था और ना ही यहाँ पेश आने वाले वाकयात की खबर देनी थी, क्योंकि इस तरह ये खबर रब्बी मोशी हाइमन तक पहुंच जाती। इस इज़्म के साथ में हरकत में आने ही वाला था कि टार्च की थरकती हुई लाइट का दायरा मेरे जिस्म को घेरे में लेने लगा। उसके साथ ही 2-3 आवाजें बैक वक्त उभरी। उनके मुश्तरका लहजे में हद दर्जा इस्तेजाब पाया जाता था। एक तो वो रहा, ये जुमला मुकम्मल होने तक मैं वहां मौजूद ना रहा जहां मुझे ट्रेस किया गया था। मैं फजा में उछला और फ्रंट समरसाल्ट लगाते हुए दूसरी दीवार की तरफ चला गया। इस घर की छत बेरी कोठरी की बनिस्बतन खासी बुलंदी पर वाक़ थी, लिहाजा समरसाल्ट की तकमील में मुझे किसी दीवार या छती दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। ये काम बैने चश्मे ज़दन में निपटा दिया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक टार्च की रोशनी का हाला जम करके उस दीवार की तरफ चला गया जिधर मैंने उड़ान भरी थी, लेकिन दुश्मनों की इस फितरी हरकत के लिए मैं पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार था। ज्यादा मैं उस रोशन दायरे में वादे ना हो सका। समरसाल्ट की तकमील के साथ ही मैंने एक मखसूस जाविये से दूसरी जानिब बैक फ्लिप लगाना शुरू कर दिए। फिर एक दीवार से दूसरी दीवार तक यह सिलसिला 3 मरतबा दोहराया। वो इस तरह के हर दीवार के साथ मेरा आना और जाना लगभग 60 का जाविया बना रहा था। टार्च की रोशनी मुझे ट्रेस करने के लिए इधर उधर मचलती रही और मैं उसे एक कामयाब झूल देकर टार्च बरदार के इंतहाई करीब पहुंच गया। इस उछल कूद में बमुश्किल 10-15 सेकंड सर्फ हुए होंगे। टार्च बरदार मुसलसल नाकामी से बुरी तरह बुखला गया था। उसने मुझे रोशनी में लाने के लिए टार्च मेरी जानिब सीधी करना चाही, लेकिन मुझे उसकी चाहत से कोई सरोकार नहीं था। मैंने उसके टार्च वाले हाथ पर झपटा मारते हुए उसके पेट में एक जोरदार घुटना रसीद कर दिया। टार्च मेरी दस्तरस में आ गई। उसके साथ ही राबन के हल्क से एक दर्दनाक चीख खारिज हुई। मैंने एक कदम पीछे हटकर बाकी 3 हरीफों पर टार्च की रोशनी डाली। वो तीनों बड़े खूनख्वार अंदाज में मेरी तरफ लपके चले आ रहे थे। मैंने टार्च को ऑफ कर दिया और पैरों में खिसकर एक मखसूस स्टांस बनाकर खड़ा हो गया। वो तीनों यक बयक पहले वाली मेरी जगह पर पहुंचे। मैंने अंदाजे की बिना पर अपनी बॉडी को लट्टू बनाते हुए 3-4 लगातार फ्रंट व्हील किक्स चला दी। मेरे बेशतर निशाने दुरुस्त साबित हुए और वो तारीख गार उनकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा।
मैंने एक कदम पीछे हटकर टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में उन तीनों की शिकस्त और रीख्त का जायजा लिया। उनकी हालत मुझे खासी अबतर नजर आई। स्टीवर्ट और फ्रेड जमीन बोझ पड़े थे और उनका कमानदार रॉबर्ट उन दोनों के ऊपर लदा हुआ था। मैंने रोशनी के दायरे को साइड में हरकत दी तो रॉबिन पेट पकड़कर उठता दिखाई दिया। मैंने टॉर्च ऑफ करके अपनी पोजीशन का जाविया बदल दिया। वो चारों यूएस सोल्जर थे, लेकिन मुसल्लह होने के बावजूद भी हालात की सितम ज़रीफ़े ने उन्हें खाक बल्कि संगलाक जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। उनकी कसम परसी में मैं अशश कर उठा। वो बुज़दिल या कमजोर नहीं थे, उनके पास बेनियाज ताकत और बेहिसाब इख्तियार था, लेकिन इस एमुनेशन डिपो ने उन्हें बेबस और लाचार बनाकर रख दिया था। वो मुझे गोलियों से भूनने और मेरे जिस्म को छीलने या नमूना बनाने पर कुदरत रखते थे, मगर अपनी गन्स के बैरल से एक गोली भी फायर करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। वो सिंगल शॉट एक ऐसी दिया सलाई साबित हुआ कि फिर इसे आगे सोचने से ख्याल बग से उड़ने लगता था। अगरचे एमुनेशन के वो खतरनाक जखायर इस तारीख राहदारी में नजर के सामने नहीं रखे थे। पथरीली दीवारों के अकब में इन खौफनाक और हलाकत खेज हथियारों का मस्कन था, मगर मेरे दुश्मनों की मोहतात रवि और एहतियात पसंदी बताती थी कि वो जर्रा बराबर रिस्क लेने को तैयार न थे। तारीकी में वो चारों मुझे छापने के लिए पेश कदमी करने लगे। उनके पाँव की आहटों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो यू शेप में मेरी समत बढ़ रहे थे, जैसे घेरा डालकर मुझे पकड़ने का इरादा रखते हूँ। मैंने अपनी समात को उनके कदमों की चाप पर निगरान मुकर्रर कर दिया और सांस रोककर उनके महदूद फासले तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। फिर जैसे वो मुझसे 3 फुट की दूरी पर आए, मैंने ख्वाब में परवाज की और उनके ऊपर से गुजरकर अकब में पहुंच गया। यह हाई जंप के एक उम्दा मुजाहरा था, मगर इस तारीख गार में तालियां पीट कर दाद देने वाला कोई नहीं था। फितरी रद्द-ए-अमल के तौर पर वो चारों बिजली किसी सूरत से पलटे। उसी वक्त मैंने एक लम्हे के लिए टॉर्च ऑन करके ऑफ कर दी। मैं दर हकीकत उनकी ताज़ा तरीन पोजीशंस का अंदाजा लगाना चाहता था और मेरा मकसद एक लम्हे में हासिल हो गया। शाओलिन टेंपल में मुझे ब्लाइंड फाइट के लेवल से भी गुजारा गया था। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम मास्टर हैंग पाई की मुनसफी में आंखों पर दबीज पट्टी बांधकर 2 खतरनाक फाइटर से खूनरेज मुकाबला किया था और उस टेस्ट में कामयाब रहा था। शाओलिन टेंपल की वो तरबियत इस अंधे गार में मेरे काम आने लगी। मैं अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। अंदाजे की 1-2 गलतियों से मेरे हाथ पांव पथरीली दीवारों से भी टकराए, तब मजमूई तौर पर मैंने उन्हें अच्छा खासा पीट डाला। उनके लबों से बड़ी करबनाक आवाजें खारिज हुई। अपनी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मैंने एक मरतबा फिर टार्च रोशन कर ली और उसी लम्हे मुझ पर एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। उन तीनों का लीडर रॉबर्ट बड़ी तेजी से दाखिली दरवाजे की समत दौड़ लगा रहा था। उसकी झुंझलाहट से बड़ी बड़बड़ाहट ही ने मुझे बताया वो रॉबर्ट था। उसे 2-3 मरतबा सुनने के बाद मैंने लबो लहजे को ज़हन नशीन कर लिया था। मैंने बड़ी सूरत से रोशन टार्च का मखसूस दायरा रॉबर्ट की पुश पर मरकूज किया और उसके पीछे लपका। रॉबर्ट को किसी भी सूरत गार से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर वो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता तो हमारे लिए मुश्किलात का एक लामतनाही सिलसिला उठ खड़ा होता।